नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और देश की बात में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल को लेकर चल रहे सियासी उठापटक की। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच जो ज़बरदस्त घमासान जारी है, जो उठापटक की पूरी कवायद चल रही है, उसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब दिल्ली पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। आखिर इन मुलाकातों के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, चाहत क्या है? क्या बंगाल में हार को सरकार पचा नहीं पा रही है? जनमत पर क्यों छल छद्म की राजनीति हावी हो रही है? और क्या ये पहली बार है जब कोई सरकार, मजबूत सरकार, राज्यों में अपनी हार को पचा नहीं पाता है? विशेषकर बीजेपी के संदर्भ में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम ऐसे मौके आए हैं जब जब बीजेपी की हार हुई है, कुछ ऐसी ही घबराहट, कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट, कुछ ऐसा ही घमासान हमेशा देखने को मिला है। क्या इसको सुधारने की ज़रूरत है बीजेपी के अंदर? जब आप बहुत बड़ी पार्टी बन जाते हैं तो क्या नम्र होने जाने की भी ज़रूरत है, वक्त की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपको रिपोर्टों के ज़रिए, तमाम घटनाओं के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की नीतियों पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे प्रजातंत्र के संदर्भ में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो तमाम दल हैं, सभी दल इस वक्त एक ऐसे संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं जहां पर कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसके अंदर उठापटक, मतभेद, मनभेद या फिर सत्ता की ऐसी घनघोर लड़ाई नहीं चल रही हो जहां सत्ता की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाती है। देश की न्यायपालिका की भी बात होगी और अपने फैसलों से जो सरकार को बार बार हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप सीधे रास्तों पे रहें। आखिर क्यों करना पड़ रहा है न्यायपालिका को ऐसी कोशिश, ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं उन दूसरी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही हैं, बड़ी खबरें रही हैं। एलजेपी में जारी वर्चस्व की जंग के बीच पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। गुरुवार को एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी सूरजभान सिंह के निजी आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करते हुए अपने विश्वसनीय राजू तिवारी को बिहार प्रदेश एलजेपी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस बीच ये अंदाजा लग रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों नेताओं के बीच पार्टी सिंबल को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी गणित को बिठाने के लिए तमाम नई कोशिशें, नई कवायदें जारी हो गई हैं और तमाम भर्तियों का दौर भी शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ये भर्तियां, राजनीतिक भर्तियां ज़्यादा होंगी। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में वापसी के लिए, हम आपको ये भी दिखाएंगे और इस पर तमाम खबरें आप लगातार देख भी रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी घर घर राशन योजना की फाइल एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 साल से इस योजना की बात थी, लेकिन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया। अब अचानक सरकार इसका विरोध कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा के पास बनाए गए 12 सड़कों का उद्घाटन किया, जो कि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज जो बड़ी खबरों में शामिल रही वो है उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर इंटेरिया के पास आतंकी साजिश की झूठी कहानी बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि अब बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच उद्योगपति गौतम अडानी अब एशिया के दूसरे रईस नहीं रहे, बल्कि लुढ़क कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। शेयर मार्केट में अडानी के शेयरों की बड़ी गिरावट की वजह से गौतम अडानी की संपत्ति में भारी कमी आई है। ये भी माना जा रहा है कि ये कॉरपोरेट साजिश है जो गौतम अडानी को नीचे और नीचे और नीचे ही लेकर जा रही है। तमाम खबरों के साथ साथ ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है और अब हम रुख करते हैं उस खबर की ओर जो आज पूरे देश में छाई रही। और कुल मिलाकर हम बताएं तो पश्चिम बंगाल की हार के बाद आखिर जो घमासान मचा है, उस घमासान को किस अर्थ में लेना चाहिए? देश की बात की शुरुआत इसी घमासान से।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य की कानून व्यवस्था की शिकायतें लेकर दिल्ली आए हुए हैं। धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह और फिर उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश की स्थिति के बारे में अवगत कराने वाले हैं। दरअसल ये समझा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार को मोदी सरकार स्वीकार करने का मन अभी तक नहीं बना पाई है और बार बार इस बेचैनी का प्रदर्शन हो रहा है जब वो सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी सरकार को किसी भी तरह से परेशान करने का, तंग करने का कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहती। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि अब एक पश्चिम बंगाल अब बीजेपी के लिए एक अनवरत लड़ाई की ज़मीन बन गई है, जहां पर उसके कार्यकर्ता, उसके नेता लड़ाई में शामिल रहेंगे। लगातार ये लड़ाई चलती रहेगी। एक स्वस्थ विपक्ष के लिए क्या ये बात सही रहेगी? और ऐसे में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी जानकार तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि धनखड़ कोई अकेले राज्यपाल नहीं है या पहले भी राज्यपाल नहीं हैं। जो शीर्ष जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसके नेता हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। ये तमाम गवाह रहे हैं इतिहास में, तमाम लोग, तमाम राज्यपाल जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, लेकिन धनखड़ की बात ही कुछ और है। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। राज्यपाल धनखड़ ट्वीट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र की सांसों को रोकने की बड़ी साजिश में क्यों जुटी हुई है। महुआ मोइत्रा ने तो ट्वीट पर पलटवार करते हुए सलाह दे डाली कि अंकल जी दिल्ली शौक से जाइए लेकिन वापस मत आइए। लेकिन टीएमसी का मानना है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद से राज्य सरकार को बेदखल करने पर आमादा है। दीदी पहले भी तूफान का जायजा लेने पहुंचे पीएम के बर्ताव पर अपनी नाराजगी खुलकर जता चुकी हैं और लोकतंत्र के सम्मान का पाठ भी पढ़ा चुकी हैं। वहीं धनखड़ ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार की सियासी नुमाइंदगी करने से बाज नहीं आ रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को पहले लिखे एक खत का मजमून भी ट्वीट किया है, जो ममता सरकार को बहुत तक नागवार गुजरा है। राज्य के गृह सचिव का कहना है कि पत्र में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और पत्र को सार्वजनिक करना अनैतिक है। ममता दीदी को राज्यपाल के दिल्ली आने से पहले बीजेपी विधायकों से मुलाकात पर गुस्सा आया था। टीएमसी का मानना है कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा के बाद राज्यपाल धनखड़ को दिल्ली तलब किया गया है और धनखड़ पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। धनखड़ ने भी बीजेपी को वोट डालने वालों पर टारगेट अटैक, हिंसा, लूट और बलात्कार तक के आरोप लगा रही हैं। बीजेपी की नाराजगी भी इतनी बढ़ी हुई है कि ममता की शरण में वापस लौटे मुकुल राय की वाई कैटेगरी की सुरक्षा तुरंत वापस ले ली गई, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि मुकुल राय त्रिपुरा में पार्टी के बागियों को टीएमसी में लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2018 में कम्युनिस्टों के गढ़ में सेंध लगाने वाली बीजेपी के किले में सेंध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी आखिर पश्चिम बंगाल में हार को पचा क्यों नहीं पा रही है। क्या वहां दूसरे रास्तों से ममता को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अभी अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की स्थिति में कुल मिलाकर ये ज़रूर देखा जा रहा है कि चाहे धनखड़ किसी भी तरह से यहाँ पहुँचे हों और जो बातें वो कह रहे हैं, कानून व्यवस्था की शिकायतें कर रहे हैं, उसके पीछे की मूल वजह ये है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ये बात पचा नहीं पा रही है कि उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हाल फिलहाल में बीजेपी ने कहीं सत्ता पाने के लिए की है तो पश्चिम बंगाल ही है। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि राजस्थान में भी बीजेपी ने अब तक हार नहीं मानी है। कांग्रेस की सरकार में रार के पीछे बीजेपी की शाही समझी जा रही है। दरअसल पहले भी बीजेपी पर विरोधी दलों की सरकारों को बेदखल करने की कोशिशों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र और विरोध के स्वरों को सम्मान देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल उठ रहे हैं।
मोदी है तो मुमकिन है का नारा अब भी लगता है, लेकिन अब बीजेपी के बजाय विपक्ष इसे दोहराता नजर आता है। अब लोकतांत्रिक सरकारों को बेदखल करने की नीति की वजह से मोदी है तो मुमकिन है कहा जाने लगा है। राजस्थान कांग्रेस की सरकार की लड़खड़ाहट के पीछे भी यही वजह मानी जाती है। हालांकि बीजेपी को अब तक बहुत कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन सचिन पायलट पर डोरे डालने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लिहाजा वहीं सचिन के लिए खुद को पार्टी का वफादार साबित करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ बयान देने की मजबूरी होती जा रही है। सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति और चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो। हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल, सब्जी, साग, खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। बीजेपी को अपनी ताकत का गुमान इस कदर रहा कि उधर महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने राज्यपाल की मदद से देवेंद्र फडणवीस को सुबह का सूरज उगते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ तक दिला दी थी और भतीजे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर शरद पवार को राजनीति को शय और मात दे दी थी। हालांकि शरद पवार ने अपनी राजनीतिक चतुराई से बाजी पलट दी और धुर विरोधी कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनवा दी। लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी। अघाड़ी सरकार और कोश्यारी के बीच टकराव चलते रहे। बीजेपी को कई बार उद्धव ने शिवसेना की सियासत का मजा चखाया। अमित शाह भले ही राजस्थान और महाराष्ट्र में नाकाम रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गांधी परिवार के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 27 विधायकों को कांग्रेस से अलग कर बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो गए। बाद में बागियों की सीटों पर भी भीतरघात से जूझ रही कांग्रेस को हराने में कामयाबी मिली। दरअसल कभी राजनीतिक सुचिता की बात करने वाली बीजेपी का मानना है कि जीत के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि सियासत में जो जीता वो सिकंदर माना जाता है। आरएसएस बीजेपी के लिए लक्ष्य ही सर्वोपरि हो गया है। इस नीति को जमीन पर लाने में बड़ी भूमिका राजनीति के बड़े चाणक्य अमित शाह की बताई जाती है और बीजेपी को देश की प्रमुख पार्टी बनाने के साथ देश के विपक्ष को भी खंड खंड करने की रणनीति अपनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कुछ कोशिश तो बीजेपी करती है और कुछ विपक्ष उसको ऐसा मौका दे देती है कि जहां पर विपक्ष स्वयं खंड खंड हो जाता है। अब ऐसा हो भी क्यों ना। सचिन पायलट की जब बात हो रही थी, जब हमने देखा कि सचिन पायलट इस पे बोल रहे थे और कह रहे थे कि देश में समस्या है और राज्य की समस्या है और सरकारें सुन्न पड़ी हैं। पिछले 5 दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में रहे और प्रियंका गांधी के फ़ोन करने पर आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की और निराश होकर सचिन पायलट वापस राजस्थान चले गए। कोई भी बड़ा नेता सचिन पायलट से मिलने नहीं गया। अब यदि एक ऐसे नेता को जो कि पार्टी से नाराज़ है और उससे कोई मिले ना, कोई बड़ा नेता उससे नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नाराज़गी बढ़ेगी। यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ था, यही हाल जितिन प्रसाद के साथ था। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जहां एक तरफ देश के लोकतंत्र में विरोध का सम्मान करने की परंपरा खत्म होती जा रही है और अवसरवादी राजनीति हावी होती जा रही है, वहीं रिश्तों का लिहाज भी खत्म होता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच घमासान नए मुकाम तक है। बताया जाता है कि सिद्धू ने उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अमरिंदर सिंह का ये मानना है कि वहां पर एक हिंदू व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उसके साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि पार्टी में एक ऐसा न दिखे कि सभी का ध्रुवीकरण एक ही तरफ हो चुका है। क्या चल रहा है वहाँ पर ये भी देखेंगे और तमाम अन्य जगहों पर किस तरह की स्थिति बन रही है, खासकर चिराग पासवान और को लेकर भी, वो भी बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। 5 दिन तक सुलह की कांग्रेस आलाकमान की कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू अब डिप्टी सीएम के पद पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव के पहले से ही अपना आखिरी चुनाव कहकर विरोधियों को ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिद्धू अपने कैप्टन पर भरोसा नहीं कर पाए। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अदा करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन सिद्धू को वो भी रास नहीं आया। प्रियंका गांधी ने सिद्धू से उनके दिल का हाल जानने की कोशिश की,
लेकिन सिद्धू की नाराजगी में कोई कमी नहीं आई। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है आपको और हर पंजाब विरोधी ताकत को समझा जा रहा है कि सिद्धू अभी दूसरे राजनीतिक विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी पुरानी पीढ़ी के नेताओं को सत्ता सुख भोगने का आखिरी मौका देने का मन बनाया था और राहुल गांधी के लिए नई पीढ़ी के नेताओं की टीम बनाने की तैयारी थी। लेकिन सत्ता की सीढ़ी चढ़ने को तैयार नई पीढ़ी कोई समझौता करने को तैयार नहीं हो पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर जितिन प्रसाद भी भविष्य तलाशने में बीजेपी में चले गए। तो अब सचिन पायलट को लेकर भी कयास जारी है। बताया जाता है कि आलाकमान से मिलने दिल्ली आए सचिन पायलट भी निराश होकर जयपुर वापस लौट गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट के वफादारों को मंत्रिमंडल में जगह देने को अशोक गहलोत तैयार हो गए हैं, लेकिन गहलोत को भी गर्म खून के नेताओं के धीरज की परीक्षा लेने में खासा मजा आ रहा है। दरअसल बरसों से सत्ता सुख के लत वाले बुजुर्ग नेता आलाकमान को भरोसे में लेकर नौजवानों को आगे आने से रोकते रहे और अपने बेटों के लिए जगह बनाते रहे। दरअसल आगे बढ़ाने के बजाय राजनीति में काटने का हुनर जिसके पास होता है वही बड़ा नेता बनता है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी कर्नाटक में सत्ता तक पार्टी को पहुंचाने वाले येदियुरप्पा को सीएम पद से बेदखल करने का खेल जारी है। कल तक जोशीले नौजवान की तरह काम करने वाले समझे जाने वाले येदियुरप्पा की उम्र और सेहत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी एमएलसी विश्वनाथ ने कहा है कि अब वो सरकार चलाने लायक हालत में नहीं है। हालांकि इन बगावतों के पीछे आलाकमान की शह बताई जा रही है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता अपने पसंदीदा लोगों को आगे लाना चाहते हैं ताकि उनके नेतृत्व को चुनौती न दे सके। लेकिन नई पीढ़ी ही दगा करती हो ऐसा भी नहीं है। चिराग पासवान तो अपने चाचा की राजनीति के ही शिकार हो गए। पशुपति कुमार पारस ने खुद को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि सब जानते हैं कि सियासत में विरासत बेटों को मिलती है, भाइयों को नहीं। लेकिन सियासत का दूसरा नाम मौका परस्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कड़कड़डुमा अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को अब तक रिहा नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तीनों का पता वेरीफाई करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 15 जून को दी गई जमानत के अनुसार तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए। अतिरिक्त सत्र न्यायालय कड़कड़डुमा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के पते और उनके जमानतदारों की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि स्थायी पते की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी को कैद में रखने के लिए तर्क संगत कारण नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी जमानतदारों की जांच रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 1 बजे से पहले दाखिल की जानी चाहिए, क्योंकि वे सभी दिल्ली के निवासी हैं। वकील की ओर से कहा गया कि अभी तक रिहाई न होने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है कि बेल का ऑर्डर होने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। अदालत की ओर से पुलिस के वकील पर सख्त रुख अपनाया गया। सवाल किया गया कि सभी 1 साल से आपकी कस्टडी में थे, ऐसे में अब क्या वेरिफिकेशन की जरूरत है? वकील का कहना है कि वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हमें आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि रिहाई वारंट तत्काल तैयार कर जेल अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजा जाए।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों और जमानतदारों के पते की जांच करने के लिए समय मांगने के बाद उनकी रिहाई पर आदेश टाल दिया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगते हुए कहा कि चूंकि आसिफ इकबाल, तन्हा, नताशा नरवाल और देवनागा कलिता झारखंड, असम और रोहतक के स्थायी निवासी हैं, इसलिए जांच एजेंसी को उक्त जांच रिपोर्ट दाखिल करने में समय लगेगा। दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा जमानतदारों के आधार कार्ड के विवरण की जांच करने के लिए UIDAI के निर्देश देने की भी मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए कहा कि जांच के लिए केवल फोन नंबर पर्याप्त नहीं, इस प्रकार फिजिकल जांच की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून को जमानत दी थी। ये देखते हुए कि दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अपराध उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात, और अब बात हम कर रहे हैं धरोहर की। आज महाबोधि मंदिर की हम बात करेंगे। मान्यता है कि इस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ आज भी वो पीपल का वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया था और वर्तमान मंदिर को 5वीं या 6ठी शताब्दी के दौरान बनाया गया था। महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये मंदिर उस स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इस मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है। भव्य महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया था और वर्तमान मंदिर को 5वीं या 6ठी शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। ये उन सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण पूरी तरह से ईंटों द्वारा किया गया था, जो गुप्त काल से अभी भी भारत में मौजूद है। बिहार के बोधगया शहर के बीच में हरे भरे बगीचों के बीच स्थापित बलुआ पत्थर का महाबोधि मंदिर लगभग 52 मीटर ऊंचा है। महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इस मंदिर परिसर में वो बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये विशाल पीपल का बोधि वृक्ष मुख्य विहार के पीछे स्थित है। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है उसे उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी कहा जाता है। इस विहार परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। महाबोधि मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक सोने की मूर्ति है जिसमें भगवान बुद्ध अपनी प्रसिद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में है। उनकी एक उंगली पृथ्वी को छू रही है, जो ये बता रही है कि उनके निर्माण प्राप्ति के दर्शन करो। ऊपर बने एक कक्ष में माया देवी, भगवान बुद्ध की मां की प्रतिमा है। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। ये मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरो से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति की आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पद चिन्हों को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।